हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपका अपना चैनल द अल्केमिस्ट लेकर। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारे चैनल पे पहली बार है, कृपया करके सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे बाकी वीडियोस के साथ भी बने रहें और आगे भी जो अपलोड्स आते रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज जो है आज हम लोग एक नए चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स किसे कहेंगे, मैं इस बात पे आपका फोकस चाहूंगा कि एसिड्स को हम डिफाइन क्या करते हैं। ठीक है, कि हम किसको एसिड कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, सॉल्ट कब बनेगा, ये सारी बातें जो हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज में बातें करेंगे। इस वीडियो सीरीज में मैं 3 वीडियोस लेकर आऊंगा, उसमें आपको एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने क्लास 10th के एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो सबसे पहली चीज कि एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स की अगर बात करें तो एक हमारा सिंपल सा जो डिफिनीशन है वो क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली द सॉल्ट टेस्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड, राइट। सॉल्ट टेस्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स। लेकिन अब यहां पे एक चीज आती है कि कोई चीज खट्टा है, सॉर है कि नहीं है, यह चीज टेस्ट करने के लिए हम हर सब्सटेंस को डायरेक्टली अपने माउथ से तो टच नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं और जो कि हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर हम सारे एसिड्स को टेस्ट करके सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमारा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम एसिड को क्या डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच रिलीज H+ आयंस। ये हमारा मेन पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। H+ आयन, H+ आयन को हम लोग जो है प्रोटॉन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर बस हमारा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हमारा प्रोटॉन, जिसको हम H+ आयन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच रिलीज H+ आयंस और प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। ठीक है, ये रिलीज कब करेगा, ड्राई स्टेट में नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड HCl रखा है तो वो हमें हार्म करेगा, नहीं। अगर उसे हम थोड़ा भी मॉइस्चर देते हैं, वो थोड़ा भी लिक्विड फेज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो लिक्विड क्या करता है या वाटर क्या करता है कि आयनिक सब्सटेंसेस को या सेपरेट करता है। तो यानी कि H+ आयन को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, वाटर। तो वाटर के अंदर जाते ही अगर कोई सब्सटेंस अगर H+ आयन डोनेट करता है, देन दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज एन एसिड। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आपने कुछ कॉमन एसिड्स के नाम तो सुने ही होंगे, जैसे हमारे पास अगर HCl है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास H2SO4 है, फिर हमारे पास HNO3 है। इन सभी में कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन, राइट। तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन वो आयनिक फॉर्म में वाटर के साथ मिलकर और रिलीज कर सके, देन दैट कंपाउंड कैन बी टर्म्ड एज एसिड। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बात करें तो फिर बेस को क्या डिफाइन करेंगे। ठीक है, बेसिस को क्या डिफाइन करेंगे उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो सेम यही डिफिनीशन है हमारा, द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच रिलीज। बस बेस में अंतर क्या होता है कि वो हमारा H+ या प्रोटॉन हमारा रिलीज नहीं करता है, बल्कि वो एक और आयन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं OH से। ठीक है, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोक्साइड के ऊपर निगेटिव चार्ज का प्रेजेंस होता है। Which release hydroxide ions in aqueous solution are known as, बस यहां पे क्या चेंज कर देना हमें कि उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस। सिंपल है, जो H+ आयन डोनेट करे वो एसिड, जो OH- आयन डोनेट करे वो बेसिस। अब ये कॉन्सेप्ट किनका था, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एक साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस। ठीक है, तो बेसिकली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड जो है यही कहा जाता है कि बेसिकली द H+ डोनर्स आर नोन एज एसिड्स while OH- डोनर्स आर नोन एज बेसिस। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि एसिड्स और बेसिस की तो बात कर ली हमने, दोनों के टेस्ट की बात कर लें तो एसिड्स जो होता है वो हमारा सॉर टेस्ट होता है, जो कि हमने शुरू में ही बात की कि हमारा एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है।
बहुत सारे हमारे जो सौर सब्सटेंसेस हैं जो कि हम डे टू डे ईटेबल्स जो हैं हमारे, वो सारे हमारे एसिडिक कंटेंट उनमें होता है, तभी वो सौर होते हैं, राइट। जैसे कि हम लेमन अगर खाते हैं तो उसमें साइट्रिक एसिड का प्रेजेंस है, अगर हम कर्ड का या योगर्ट का यूज करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस है, विनेगर अगर हम खाते हैं तो वो भी हमें खट्टा लगता है, सौर लगता है, तो दैट इज एसिटिक एसिड, राइट। ऑन द अदर हैंड द बेसेस आर बेसिकली बीटर इन टेस्ट, उनका टेस्ट जो है सो सौर नहीं होता है बल्कि उनका बीटर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि बेसेस आमतौर पर प्रेजेंट कहां रहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज ए बेसिक सॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें सोप्स के अंदर भी बेसिस का प्रेजेंस होता है। तो अगर गलती से अगर आपके मुंह में अगर साबुन चला जाए तो वो हमें ना तो खट्टा या मीठा नहीं लगता बल्कि कड़वा ही लगता है, राइट। तो दैट इज बिटर टेस्ट, राइट। सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट व्हाइल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये चीज याद रखनी है। टेस्ट के आधार पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों पे। आयंस के आधार पर तो अभी हम देख ही लिया कि एसिड जो है सो H+ आयन देंगे, वहीं बेसिस जो है सो OH- आयन देंगे, राइट। उसके बाद और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों में, एक इनका जो टच होता है, यानी कि यह हमारा टेक्सचर में स्मूथ होता है कि ऑयली होता है। तो बेसिकली एसिड्स को हम कह सकते हैं कि ये ऑयली इन नेचर होते हैं। एसिड्स कैसे होते हैं, ऑयली इन टच होते हैं, ठीक है। वहीं बेसिस की बात करें तो बेसिस जो है सो वो हमारा सोपी इन टच होते हैं। लगभग दोनों का टेस्ट सेम है, राइट, दोनों का टच जो है सो सेम है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि क्या हम एसिड्स को अलग अलग रेंज में क्लासिफाई भी कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर डिफरेंट टाइप के अगर एसिड्स नहीं होते हैं, तो ये हो सकता है कि आप देखते हो कि कुछ एसिड्स को आप खा सकते हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया लेमन का, राइट, या विनेगर का। वहीं पे कुछ एसिड्स जो होते हैं वो हमारे इतने हाईली कोरोसिव होते हैं जिनको हम खाना तो दूर की बात, उसे टच करना भी हमारे लिए मुश्किल है, जैसे HCl या H2SO4। तो यानी कि दो अलग अलग कैटेगरी से ये बिलोंग करते होंगे, तभी तो हम इसको जो है सो दो अलग अलग तरीके से इसके साथ बिहेवियर हम देख पा रहे हैं। तो अब देख लीजिए कि इनके टाइप्स किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, सोर्स एंड स्ट्रेंथ। तो सोर्स के आधार पे क्या क्लासिफाई करते हैं हम एसिड्स को, दो कैटेगरी में, क्या क्या, एक हमारा हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया हमारे पास मिनरल। वहीं पे स्ट्रेंथ के आधार पे क्या क्लासिफाई करते हैं, तो एक हो गया हमारे पास वीक, तो दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग। चलिए तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो किसको हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक एसिड्स है, तो जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया कि बहुत सारे हमारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारा सॉर इन टेस्ट होता है या एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे लेमन की बात कर ली हमने। तो ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो एसिड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल, साइट्रिक एसिड जो कि हमें लेमन से मिलता है, लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क से मिलता है, फॉर्मिक एसिड जो कि हमारा एंड से मिलता है या हनी बीज के स्टिंग में मिलता है। उसके अलावा हमारा एसिटिक एसिड वो कहां मिलता है हमें, तो दैट कैन बी फाउंड इन विनेगर, राइट। सो कुछ हम केमिकल फॉर्मूलेस भी इनके देख लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CHCOOH। इसका केमिकल नेम भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। इसको हम किस नेम से जानते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक। उसी तरीके से CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। ये हमें कहां मिलता है, एंड से। ये कहां मिलेगा हमें, विनेगर में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो टाइप के, दो एग्जांपल्स हमने देख लिए किसके, ऑर्गेनिक एसिड्स के, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आपके समझ में आ गया, जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिले वो ऑर्गेनिक एसिड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो कि हमें नेचर में मिलता है, जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो सकता है संबंध हो भी और ना भी हो सकता है। आमतौर पे ये जो नॉन लिविंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे लिविंग एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जहां भी मिले, कार्बन और हाइड्रोजन जहां भी मिले, तो वैसे एसिड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का प्रेजेंस हो, उसको आमतौर पे हम किसके अंदर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन बनती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड्स।
तो मिनरल एसिड में कौन कौन आ जाएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा जो एयर में प्रेजेंट है वो हमारा सल्फरस एसिड बनाता है H2SO3। फिर हमारा सल्फेट अगर मिल जाए तो H2SO4। फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वाटर में मिल जाए तो नाइट्रिक एसिड। यह सारे हमारे क्या है, मिनरल एसिड्स है, राइट, जो कि हमें लिविंग सोर्सेस से नहीं मिलते हैं बल्कि नॉन लिविंग जो हमारा एनवायरमेंट है उससे हम गेन करते हैं। दीज आर नोन एज मिनरल एसिड्स। चलिए, तो ये तो समझ गए होंगे कि सोर्स के आधार पर हमने बांट दिया ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब हम स्ट्रेंथ के आधार पे जो है सो डिवाइड करेंगे डिफरेंट एसिड्स को, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के आधार पे कैसे डिफाइन करें, ठीक है। सबसे पहला चीज ये है, तो स्ट्रेंथ के आधार पे हम क्या देख रहे हैं, हम कौन से फैक्टर देख रहे हैं डिफिनीशन के लिए, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा रेट ऑफ और अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है कि आयंस का सेपरेशन जो है दैट इज नोन एज डिसोसिएशन, ठीक है। तो हमारा अगर कुछ एसिड जो है कंप्लीटली अपने सारे हाइड्रोजन आयन H+ आयन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे कुछ एसिड जो है वह हमारा पार्शियली H+ आयन डोनेट करता है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन उसमें नहीं हो पाता है। तो जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, इसलिए उसका एक्शन और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा दिखेगी, राइट। तो देयरफॉर दोज एसिड्स वेयर कंप्लीट आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक मॉलिक्यूल कैन अकर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, तो बेसिकली ऐसे एसिड जो कि हमारा कंप्लीटली H+ आयन डोनेट कर सके उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो जितने लगभग जितने भी मिनरल एसिड है सिर्फ एक को छोड़ के, कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है, अदरवाइज लगभग जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे HCl, H2SO3 सल्फरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स किसको, जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो सके, कंप्लीटली आयोनाइज ना हो सके यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था यहां इथेनोइक एसिड, राइट। अब ये जो इथेनोइक एसिड है इसका हमारा रेट ऑफ डिसोसिएशन ओनली 5% है, यानी कि अज्यूम कीजिए कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है अगर इथेनोइक एसिड के, तो सिर्फ 5 मॉलिक्यूल या 5 हाइड्रोजन आयन ही रिलीज करेगा, बाकी के 95 जो है सो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म लिए रहेंगे, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। इस कारण से इसका एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक एसिड्स में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो लास्ट वाला है, ये CH3 वाला नहीं, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता, ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है दैट इज द रिप्लेसेबल H+ आयन, ठीक है। तो अब यहां देख रहे हो कि सिर्फ 5% डिसोसिएशन हो रहा है, इसी कारण से ये क्या कैसा एसिड है, हमारा वीक एसिड है, ये पूरी तरीके से पूरा भर भर के H+ आयन नहीं दे पा रहा है, तो इस कारण से ये वीक एसिड है। यही कारण है कि हम इनको इजिली खा भी सकते हैं, विनेगर को हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, उसी तरीके से हमारा लगभग जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा मिनरल एसिड भी, जैसा मैंने बोला था H2CO3, ये कहां मिलता है हमें, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में अगर हम हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे अगर हम डिसॉल्व करें जबरदस्ती, ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स में होता है हाईली प्रेशराइज तौर पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि कार्बोनिक एसिड टेम्पोररी तौर पे बनाता है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमें मिलता है। अब यहां पे बात आती है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो इसे कंज्यूम करते हैं, राइट। अगर कंज्यूम करते हैं तभी कर रहे होंगे जब ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो जरूर हमारे लिए हार्मफुल होता, लेकिन ये कैसा एसिड है, ये एक वीक एसिड है, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि स्ट्रेंथ के आधार पर हमने क्या क्या बोला, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिस को भी हम लोग स्ट्रेंथ के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वीक बेसिस, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेसिस को भी इसी तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वहां पे भी क्या होगा कि जो OH- आयन जो कंप्लीटली दे देता है, उसका हर मॉलिक्यूल का OH- आयन अगर पानी में फ्री घूम रहा है, ठीक है, तो वो कैसा बेस हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और जिसका हमारा कंप्लीट आयोनाइजेशन OH- आयन का अगर नहीं हो पा रहा है जिस बेस का, तो वो कैसा बेस होगा, वो हमारा एक वीक बेस होगा। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लें। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल क्या हो गए,
KOH। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके जो बेसिस बनते हैं, 2000 स्ट्रॉन्ग बेसिस, KOH, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और उसमें से ये दोनों तो खास तौर पे, ठीक है, ये दोनों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माने जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, इन बेसिस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये पानी में आराम से घुल जाता है। बाकी बेसिस जो है सो कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन नहीं बनाता है वाटर के साथ, बट KOH और NaOH इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। और यही कारण है कि इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम एल्कली के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो हमारे ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम एल्कली मेटल भी कहते हैं, क्योंकि वो एल्कलीज बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस बनाते हैं, ठीक। वीक बेसिस के हमारे कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, तो वीक बेसिस का पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा MgOH ट्वाइस। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये वीक बेस है, इसको हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। इसको कंज्यूम कैसे करते हैं हम लोग, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग कंज्यूम करते हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है कि अगर हमारा एसिड्स का अमाउंट जो है सो हमारे स्टोमक में, हमारे सिस्टम में ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम इसे कंज्यूम करते हैं ताकि वो उसे न्यूट्रल कर सके, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें और वीक बेसिस का, तो एक और हमारा वीक बेस है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वीक बेसिस होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते। क्लियर है। तो एसिड्स को हमने डिफाइन कर लिया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे H+ आयन अगर रिलीज करे वाटर में तो वो एसिड, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि OH- आयन अगर रिलीज करे वाटर के अंदर तो वो बेसिस। उसके बाद हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, देन फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बेसिस में भी हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस का प्रेजेंस होता है। एल्कली की बात कर ली, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। चलिए अब आगे बात करें। कई बार होता क्या है कि अब टेस्ट करके या H+ और OH- आयन तो अब हम लोग कैलकुलेट करने नहीं जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या है कि यह बताना कि कोई भी कंपाउंड हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो अब देखिए कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। इंडिकेटर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक चेंज ऑफ कलर से इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा सब्सटेंस कैसा है। दूसरा है जो चेंज ऑफ ऑर्डर से, ORDER वाला ऑर्डर नहीं, ODOUR, यानी स्मेल से, चेंज ऑफ स्मेल से हमारा बताता है कि कोई चीज हमारा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिकेटर्स में सबसे पहला हमारा जो है सो चेंज इन कलर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद चेंज इन ऑर्डर के बारे में देखेंगे। तो यहां मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए जो है सो बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमारा नेम ऑफ इंडिकेटर होगा, ये हमारा एसिड्स है और ये बेसिस है। नेम ऑफ इंडिकेटर, और यहां पे ब्रैकेट में उसका कलर भी मैं मेंशन कर दूंगा कि नेचुरली वो किस कलर का होता है, ठीक है। यहां पे हम एसिड में उस इंडिकेटर का क्या कलर होता है ये भी देख लेंगे, और बेस में उसका इंडिकेटर का क्या कलर होता है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक इंडिकेटर, जो कि आप सबको शायद पता होगा, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, वो है लिटमस। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा कि इसका जो नेचुरल कलर होता है वो ना तो ब्लू होता है ना रेड होता है, इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल, ठीक है। पर्पल कलर का ये प्लांट जूस होता है। किस प्लांट से निकाला जाता है, तो एक लीचेन नाम का एक प्लांट होता है, ठीक है। इससे एक पर्पल कलर जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, जो कि हमारा लिटमस कहलाता है। अब देखो क्या कि इस लिटमस में थोड़ा सा एसिड डाल दो, ये हमारा रेड लिटमस बन जाता है। थोड़ा सा बेस डाल दो, फिर से ये ब्लू लिटमस बन जाता है, राइट। तो यानी कि एसिड के अंदर लिटमस का कलर क्या हो जाता है, रेड, बेस के अंदर ब्लू। चलिए अगले इंडिकेटर की बात करें, यह हमारा मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है इसका नेचुरल कलर कैसा होगा, ऑरेंज ही होता है, ठीक है। एसिड के अंदर ये क्या कलर दिखाएगा, एसिड के अंदर ये भी रेड हो जाएगा, बट बेस के अंदर ये अपना कलर मेंटेन रखता है, यानी ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास फेनोल्फथलीन, थोड़ा सा टेढ़ा स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। फेनोल्फथलीन, इसका कलर कैसा होता है? ये एक्चुअली होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, पानी जैसा दिखता है बिल्कुल, ठीक है। एसिड के अंदर इसके साथ क्या होता है कलर चेंज, एसिड के अंदर भी यह कलरलेस ही रहता है, ठीक है। बेसिस के साथ क्या होता है, बेसिस के साथ इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव पिंक हो जाता है, बेस जैसे ही डालते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। क्लियर है? इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और इंडिकेटर्स है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड कैबेज जूस। अब नाम है रेड कैबेज जूस इसका, लेकिन कलर कैसा होता है इसका जूस का, पर्पल कलर का होता है। एसिड के अंदर कैसा कलर दिखा देता है, रेड, बेस के अंदर लेकिन ग्रीन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मेरिक, टर्मेरिक मतलब हल्दी, ठीक है। हल्दी का भी कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, नेचुरली ये किस कलर का है, येलो। और एसिड के अंदर भी ये येलो कलर का ही रहता है। बट बेसिस के अंदर जो है सो ये अपना रंग बदलता है, बेसिस के अंदर ये जो है सो हमारा रेड कलर का हो जाता है। क्लियर है? तो ये बात कर ली हमने चेंज इन कलर। आमतौर पे ये जो 5 हमारे इंडिकेटर्स हैं चेंज इन कलर के आधार पे, इनको अगर आप समझ लें तो ये आपके लिए काफी होगा क्लास 10 के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, एक तो हमारा चेंज इन कलर वाला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास चेंज इन, यानी कि ऑर्डर के आधार पे भी जो है सो हम लोग अपने एसिड्स और बेसिस के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑर्डर के आधार पे हम लोग कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऑर्डर के आधार पे जो इंडिकेटर्स जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्डर के आधार पे एसिड और बेसिस के बीच, तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमारा चेंज इन स्मेल से अगर हम बताएं कि हमारा वो कोई चीज एसिड है या बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ध्यान से दीजिएगा, ये कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में पूछा जा चुका है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे कि द टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच इंडिकेट दैट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक by showing change in their smell, by their change in smell or change in order is known as olfactory indicators। तो olfactory indicators कौन कौन से हैं? हम 2 olfactory indicators के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अनियन के बारे में। किसके बारे में? अनियन, अनियन यानी प्याज, और दूसरा वनीला। देखो एसिड के अंदर ये जो है सो दोनों हमारे सेम रहते हैं, और ऑनियन का स्मेल ऑनियन जैसा ही लगता है, वनीला का स्मेल वनीला जैसा ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम बेस डालते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर बेस डालते हैं, हम क्या देखेंगे कि अनियन और वनीला दोनों का स्मेल जो है सो गायब हो जाता है। अनियन और वनीला दोनों का स्मेल गायब हो जाता है। तो अगर हमने एक अनियन लिया है, उसके ऊपर अगर हम एक कंपाउंड डालें और अगर वो उसका स्मेल वो गायब हो जाए, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या है, एक बेस है, ठीक है। उसी तरीके से वनीला के ऊपर भी अगर हम बेस डालें और वो अगर उसका स्मेल अगर गायब हो जाए, तो हम क्या समझेंगे कि वो एक बेस है। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जो है सो इस वीडियो में, इस पार्ट में यहीं तक, और इसके बाद जो है सो हमें पढ़ना है अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और तीसरा पार्ट जो है सो वो टोटली डेडिकेटेड होगा किसके लिए, सॉल्ट्स के लिए। तो आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हमारा जो पहला वीडियो था, हमारा जो पहले चैप्टर के जो वीडियोस थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो भी हमारे क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसको भी देखें। और जहां तक हो सके आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि आपकी क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं।
धन्यवाद।